एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं GS4 की यूनिट 3 दैट इज एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रिटी के ऊपर। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो ये टॉपिक है फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इसमें ये सारी वैल्यूज़ आती हैं जो यहाँ सिलेबस में दी हुई हैं। इनके ऊपर एक बार क्वेश्चन देखोगे आप, यूपीएससी ने 2013 सैम्पल पेपर में कुछ फॉलोइंग टर्म्स इन वैल्यूज़ के बारे में पूछा था, जिसमें इंटीग्रिटी का एक स्पेसिफिक टाइप इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी पूछा। उसी साल जब रियल एग्जाम हुआ तो वहाँ इंटीग्रिटी पूछा है, बाकी कुछ और टर्म्स भी पूछे जिन्हें आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। 2015 में क्वेश्चन पूछा सोशल वैल्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यूज़। इनको आपको बताना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ अ नेशन। अगर आपको 2015 का टाइम याद हो, उस टाइम पर जनधन अकाउंट खुल रहा था, नई सरकार आई थी और इंक्लूसिव ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हाई फाई तरीके से दिखाया गया था। GS3 में भी हर साल एक क्वेश्चन इकोनॉमी का इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर आता है, तो उस बार GS4 में भी आया। अगर अब आप सोशल वैल्यूज़ देखो तो सिलेबस में जैसे मैंने आपको बताया वैल्यूज़ 3 जगह है। यूनिट 1 में ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, यूनिट 3 में फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज हैं। इसके बाद यूनिट 6 एंड 7 में जहाँ प्रोबिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वहाँ फिर सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ हैं। सोशल वैल्यूज़ बेसिकली इनका एक मिक्सचर है। ह्यूमन वैल्यूज़ में जैसे ट्रूथ हो गया, जस्टिस हो गया, ये वाला, और फाउंडेशनल वैल्यूज़ जो इस यूनिट में हमें पढ़नी है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, टॉलरेंस और ये सारी 8। फिर यहाँ पर 2017 में अगेन इन्होंने रिलेवेंस ऑफ फॉलोइंग कुछ टर्म पूछा है। इंटीग्रिटी नहीं पूछा लेकिन दूसरी टर्म पूछ ली, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 2 नंबर 5 नंबर में यूपीएससी ये सब क्वेश्चंस पूछ रही है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ क्या है, 3 बता दो, तो अगेन वही 3 वैल्यूज पूछ रही है। और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ यहाँ पर हम देखेंगे जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, वहाँ क्या प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ेंगे। इंटीग्रिटी से डायरेक्टली जो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन तो इन्होंने पूछा इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी डेंजरस एंड ड्रेडफुल। तो बेसिकली इंटीग्रिटी पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें ये बताया इंटीग्रिटी मतलब आप ब्रेक नहीं होते हो। अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर देखना चाहो, जो ये लाइन है इंटीग्रिटी की जो बेसिक डेफिनेशन आती है, बेस्ट डेफिनेशन हिंदी में कहते हैं अखंडता, ठीक है। तो कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कंप्रोमाइज्ड। एक ऐसा बंदा जो इंटीग्रिटी वाला तो है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो वो क्या कर लेगा, और एक ऐसा बंदा जिसे नॉलेज बहुत है लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन टाइप पूछा हुआ है। देन यहाँ पर वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कंप्रोमाइज्ड, इस टाइप का आपको एग्जांपल देना। बेसिकली आपको जो कंटेंट में पढ़ोगे इसी लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा। फिर वॉरेन बफेट, इनके बारे में पढ़ना। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा जो मेहनती लोग हैं उनमें से एक इनका भी नाम है। तो इंटीग्रिटी, राइट। इंटीग्रिटी के लिए हम और चीज़ें भी देखेंगे, तो लेक्चर पहले स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रिटी की मीनिंग होती है अखंडता। इंटीग्रिटी का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ शोइंग अ कंसिस्टेंट एंड अनकम्प्रोमाइजिंग एडेरेंस टू डिजायर्ड ट्रेट एंड वैल्यूज। अ मैन ऑफ इम्पेसेबल इंटीग्रिटी इज नीदर करप्ट नॉर करप्टेबल। जिसकी इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है, अगर इंटीग्रिटी को आप स्केल पर देखोगे 0 to 100 इंटीग्रिटी, CR भरे जाते हैं, एनुअल CR जिसे ग्रेडिंग होती है। जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप प्रमोशन में जाओगे तो आपकी भी ग्रेडिंग होगी गवर्नमेंट का। ये लोगों में, सेम स्केल के लोगों में डिफरेंशिएशन करने का तरीका है। सपोज 2017 बैच या सपोज आपने 2021 बैच ज्वाइन किया IAS, अब आप में और दूसरे IAS में डिफरेंस कैसे आएगा, वो चीज़ फर्दर प्रमोशन, वो चीज़ आती है CR का इंपॉर्टेंट पार्ट इंटीग्रिटी होता है। तो इंटीग्रिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ना तो आप करप्ट हो ना ही करप्टेबल हो, ठीक। ये एक बड़ा डिफरेंस है। करप्ट नहीं है कोई बंदा, लेकिन विद टाइम आप ये देखते होगे कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो, आप में ऐसा क्या है, तो आपके आंसर बेसिकली एक सेट ऑफ लाइज होते हैं कि मैं दुनिया को चेंज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है। और एंड में बहुत से लोग यहाँ कन्वर्ट हुए दिखते हैं, ठीक। तो इंटीग्रिटी बेसिकली इन चीज़ों से डील करती है। और साथ में अनकम्प्रोमाइजिंग एडेरेंस टू डिजायर्ड ट्रेट्स एंड वैल्यूज। किसी भी कीमत पर ना झुकने वाला बंदा या बंदी, उसको हम कहेंगे दिस इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, दिस इज अ वुमेन ऑफ इंटीग्रिटी, राइट। सो दिस इज इंटीग्रिटी। इसके लिए मैं आपको कुछ कहानियां बताना अगर चाहूँगा, तो कहानियाँ ये है, हम जिंदगी में सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट से बात करें, सचिन तेंदुलकर की हम बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं। टेनिस में अगर आप देखो रोजर फेडरर, राफेल नडाल, ठीक है,
एंड माइकल फेल्प्स, जिनके नाम पे उस अकेले बंदे ने 28 गोल्ड जीते हैं स्विमिंग में। 2004 में इन्होंने अनाउंस किया था कि मैं 8 गोल्ड मेडल लेने का रिकॉर्ड बनाऊंगा। दुनिया ने उनके ऊपर मजाक बनाए, जोक बनाए, लेकिन बंदे ने क्या किया कि उसने कहा था मैं 2008 ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। उन्होंने देखा जो 7 गोल्ड मेडल लेके आया था बंदा, वो दिन में 365 दिन 8 घंटे मेहनत करता था। इन्होंने कहा मैं 12 घंटे मेहनत करूंगा 365 दिन। जब रिजल्ट आया तो उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के साथ धोखेबाजी नहीं की, अनकम्प्रोमाइजिंग एडहेरेंस, कंसिस्टेंसी दिखाई। ना तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को ब्रेक होने दिया, ना उनके प्रति करप्शन शो किया। इस वजह से वो सक्सेसफुल हुए। दुनिया में सब चीज़ें एक तरफ है, इंटीग्रिटी, पैशन एक तरफ है। आप कहते हो कि मेरे 6 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, प्री नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है। अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या आपने इन चीज़ों का पालन किया है? क्या आप अपनी पढ़ाई के लिए ये चीज़ है, आप यू आर नीदर करप्ट नॉट करप्टेबल, या फिर आप कंसिस्टेंट एंड अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड आप शो करते हो? अगर हाँ, तो आप सेलेक्ट हो रहे हो विदाउट एनी डाउट। जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे आपको पता होगा कि मेरी एक रैंक फिक्स है, बाकी लोग कॉम्पीट करेंगे बाकी रैंक्स के लिए। अ पर्सन विद इंटीग्रिटी कंसिस्टेंटली बिहेव्स इन एन ओपन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, ठीक है। जब सर्विस लगती है तो ये आपको ऑफर लेटर वगैरह देंगे, सारा आपके पास इसी मिनिस्ट्री से आएगा। पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन, सर्विस से पहले यूपीएससी, सर्विस के बाद ये वाली मिनिस्ट्री, ठीक है। डीओपीटी आप जानते होंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने इसकी डेफिनेशन दी है कि बंदा कंसिस्टेंटली बिहेव करता है ओपन, फेयर, ट्रांसपेरेंट मैनर में, ठीक है, और अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करता है, जिससे कि पब्लिक सर्विस वैल्यूज अपहोल्ड हो सकें। तो ये आपको अगर मिनिस्ट्री की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन देनी है तो आप ये भी दे सकते हो। साथ में एज अ सिविल सर्वेंट आप सेलेक्ट हो गए, रिटायर हो गए, पेंशन आ रही है, तब भी आप देखते हो कि जो सिविल सर्वेंट हैं वो अपनी गरिमा को डूबने नहीं देते हैं। इवन आफ्टर रिटायरमेंट वो अप्रोप्रिएट मैनर में ही बिहेव करेंगे, इस तरह से बिहेव करेंगे जो कि उनके जो कल्चर है, उनके ट्रेड्स हैं सिविल सर्विसेज के, वो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वैसे तो टर्म बना है इंटीजर से, इंटीजर मतलब पूरा, पूर्ण, 0, 1, 2, 3, 4, -1 पूरा नंबर है, ठीक है। मतलब होल कंप्लीट आपकी जो भी थॉट प्रोसेस है ना, होलिस्टिक सेट ऑफ वैल्यूज, होलिस्टिक थॉट्स है जो भी है, कंप्लीट हो, ठीक। आपको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। दुनिया में आज तक 100% इंटीग्रिटी वाला एक ही इंसान हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और किसी को नहीं कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान बहुत हुए, हर रिलीजन में भगवान होते हैं, हिंदू धर्म में भी 50 आपको बड़े बड़े भगवान दिखेंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं हुआ। तो इंटीग्रिटी के वो पर्सन थे जिसने उन्हें भगवान बनाया। हिंदी लिटरेचर जब मैं पढ़ाता हूँ वहाँ एक क्वेश्चन आता है कि एक तो भगवान है और दूसरे इंसानों की तरह विलाप करते हुए दिखाए जाते हैं, ठीक है। राम की शक्ति पूजा जो चैप्टर है वहाँ पर इसकी बात की जाती है, ठीक। तो वहाँ हम बेसिकली राम के इन्हीं ट्रेट्स को जस्टिफाई करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है, किसी इंसान को भगवान बनाती है, वो इंटीग्रिटी है जब आके आप मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हो। तो 4 फैक्टर फॉर्मूला देखते हैं इंटीग्रिटी के लिए क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ें अगर आप चाहो कि मैं कर लूँ कि मेरी इंटीग्रिटी अपहोल्ड हो, ठीक है। इंटीग्रिटी के 4 फैक्टर्स हैं। आपको यूपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन क्यों पूछा था? तो ऑब्वियसली इंटीग्रिटी नॉलेज के बिना अधूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्या करोगे इंटीग्रिटी का? इंटीग्रिटी में 4 फैक्टर्स हैं। एक है कंसिस्टेंसी, जो आप करो। दूसरी चीज एक्यूरेसी, जो करो वो एक्यूरेटली करो। सपोज एक बंदा करता तो कंसिस्टेंसी से है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। माइकल फेल्प्स को दौड़ना था, ये स्विमिंग पूल है, जाना इनको ऐसे ही इधर जा रहे हैं, ठीक है। उनका हाथ का एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने कहा ठीक है मैं एक्यूरेसी पैरों के मूवमेंट से लेके आऊंगा, ठीक। तो एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी प्लस ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस टू ओन एक्शन, डूइंग द राइट थिंग्स ऑलवेज, ऑलवेज द टर्म इज ऑलवेज, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ऑलवेज की बात की। इवन इफ नो वन इज वॉचिंग यू, कोई ना देख रहा हो आपको, आप अकेले पड़े हो सुअर की तरह, जैसे मैं पड़ा रहता हूं। आप अगर अकेले सुअर की तरह पड़े हैं तब भी अगर हम अपने एक्शन को लेके ऑनेस्ट या ट्रूथफुल हो सकते हैं, इट मीन्स
हम ऑनेस्टी बना सकते हैं। लेकिन इनका हम क्या करें अगर आपको नॉलेज ही नहीं है रिटन एंड अनरिटन रूल्स या नॉर्म्स की, आपको पता ही नहीं है कि मतलब रूल्स क्या है। रूल्स मतलब जो जस्टिफाई कर दिए गए हैं एक किसी बुक में, या आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जा सकते हैं, आईपीसी सीआरपीसी में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। जनरली रूल्स एंड लॉज बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री में लेजिस्लेचर की होती है, जिनको आप चुन के संसद में, पार्लियामेंट में भेजते हो। कभी कभी ये काम जुडिशरी भी करती है, कभी कभी ये काम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लॉज में मैंने आपको पढ़ाया भी था, ब्यूरोक्रेसी भी करती है। नॉर्म्स, अनरिटन रूल्स। हरियाणा में आप जाओगे, आप शॉर्ट्स में नहीं घूम सकते अगर आप एक लड़की हो तो। गोवा में हो आप तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स मतलब अनरिटन रूल्स, ठीक है। तो अगर आप गोवा में किसी को टोक दो कि भाई ये क्यों शॉर्ट्स पहने हुए हैं बहन, तो बहन आपको पीट देगी। और हरियाणा में आप क्या पता आपको पंचायत का सदस्य अध्यक्ष चुन लिया जाए। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज अगर नहीं है देन यू कांट डू एनीथिंग। और नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी अगर है तो बंदा फिर लूप होल्स उसे पता होंगे, फिर वो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा है बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ इंटीग्रिटी के ऊपर पूछा है। और ये जो चीज़ें मिलती हैं इन जनरल बुक्स में मिलती नहीं है, ठीक है। इन जनरल ये सब के लिए आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, इनके पास आप जिनको पढ़ने के लिए आपके पास टाइम होता नहीं है। सो दैट्स वाई आपको सिनॉप्सिस फॉलो करना चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि सिनॉप्सिस आईएएस की वर्थ क्या है आपके लिए। और अगर नहीं समझोगे तो फिर आपको खुद से वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, राइट। तो इश्यूज देखे, इंटीग्रिटी की डेफिनेशन बताने में इश्यूज भी हैं। आपने कहा पर्सन विद इम्पेसिबल ये है, कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेसी है, ठीक है, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस है। बट फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए? ये डिफाइन कहाँ किया आपने कि ये अच्छा है? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये डिसाइड कहाँ हुआ है? चोरी करना किसी सोसाइटी में गलत है, किसी सोसाइटी में हो सकता है अच्छा भी है। एक गैंगस्टर की सोसाइटी में अगर आप काम करते हो तो आप इंटीग्रिटी के इंसान तब तक नहीं बन सकते जब तक आप चोरी ना करते हो, दिन में 2-4 मर्डर ना करते हो, डाके ना डालते हो। तो जो सिंगल कोर ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं वो यूनिवर्सल नहीं है। जो सेट ऑफ वैल्यूज है, जब हमने मोरालिटी की बात की, ठीक है, वैल्यूज कहां से आती है? अगर हम बिल्कुल ही बेसिक्स पे जाएं, नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप कहोगे कि दुनिया में ये चीज होती है, चोरी करना, खाना खाना, पानी पीना, कमाना, दूसरों की इज्जत करना, दूसरों की बेइज्जती करना, ये सब वैल्यूज हैं। वैल्यूज के 2 पार्ट होते हैं, वाइसेस एंड वर्च्यूज। वर्च्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यूज एंड वाइसेस मतलब नेगेटिव वैल्यूज। बट ये डिफाइन कौन करेगा कि क्या वाइसेस हैं और क्या वर्च्यूज हैं, ठीक है। अब इन्हीं में से जो एक सेट ऑफ वैल्यूज आपने ऑप्ट कर ली उसको हम मोरालिटी कहते हैं, और जो सेट ऑफ वैल्यूज सोसाइटी ने ऑप्ट कर ली उसे हम एथिक्स कहते हैं। जिन सेट ऑफ वैल्यूज पर लॉ बन गए उनको, जिनको आपने लीगल बना दिया, पनिशेबल बना दिया, उनको हम लॉ कहने लगते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक्स एंड लॉ में। हमें डिफरेंस क्लियर नहीं होता, तो डिफरेंस के लिए आपको बिल्कुल बेसिक्स पे जाना होगा। शास्त्रों में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, हर दुनिया में, हर देश में अपने अपने टाइप के शास्त्र होंगे, वहां चीजें लिखी होंगी, उनमें से कुछ को उन्होंने कहा ये गलत है, कुछ ने कहा ये सही है, ठीक है। तो सिंगल सेट ऑफ वैल्यूज यूनिवर्सल नहीं है। जो ये सेट ऑफ वैल्यूज हैं यूजुअली डिफरेंट होती है डिफरेंट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हो सकता है आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो, आपके लिए सेट ऑफ वैल्यूज अलग हो कि आपको दूसरों के प्रोजेक्ट करने, आप गूगल में काम कर रहे हो, आप सिनॉप्सिस में काम कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अगर क्वालिटी खराब है तो आपको आज भले ही आ गए हो, कल के दिन आपको निकलना पड़ेगा। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज अलग हो सकती है। साथ में फिर वही है कि साउंड लॉजिकल बेसिस और पोस्टुलेट्स, ये सब चीज़ें किस तरह से डिसाइड करोगे। सुपरस्टिशन हुआ, ऑनर किलिंग हुआ, विच हंटिंग, ठीक है, कि मतलब इसके ऊपर भूत सवार है, ये सब चीज़ें बहुत जगह चलती हैं। तो क्या आप उनको इंटीग्रिटी के लिए टर्म्स कह सकते हो? आंसर इज नो। सोर्सेज या प्रीरिक्विजिट ऑफ इंटीग्रिटी देखें कैसे होगा। सेकेंड ARC ने बहुत अच्छी बात कही। आपने देखा होगा कि जो नौकरी लगने के बाद लोगों का गोल होता है, मेरी नौकरी लग गई, अब मैं आराम करूंगा जिंदगी भर, बस पान खाऊंगा और टेबल के ऊपर जूते रखूंगा और जो आएगा बोलूंगा कल आना, चल निकल यहाँ से, ठीक है। तो फाउंडेशनल ट्रेनिंग आपकी हो गई, एग्जाम आपने निकाल लिया, फाउंडेशनल ट्रेनिंग आपकी 1 या 2 साल की हो जाएगी, आप जो भी एग्जाम निकालो, ठीक। बट विद टाइम आपकी नॉलेज धीरे धीरे डिमिनिश होने लगती है। आप बेसिकली पान खाने वाले और चाय पीने वाले एम्प्लॉय बन जाते हो या फिर बॉस बन जाते हो, व्हाटएवर। मिड टर्म करियर ट्रेनिंग मिसिंग है। सेकेंड ARC ने सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म करने के लिए साफ साफ
शब्दों में, लफ्ज़ों में ये कहा है कि अगर एम्प्लॉयज़ को आपको डेडिकेटेड रखना है, मोटिवेटेड रखना है, नॉलेजेबल रखना है, तो आपको उनको मिड टर्म करियर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो विद टाइम यूजलेस होते जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे कहोगे कि मैं क्या फालतू बात कर रहा हूँ। सेकेंड ARC की रिपोर्ट पढ़ो, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ। लोग विद टाइम काम करना भूल जाते हैं। आप मेहनत करते हो कि आपकी नौकरी लगी, आपने खूब मेहनत की, नौकरी लगी, थोड़े दिन आप काम करते हो, उसके बाद आपका नॉलेज लेवल ये हो जाता है। उसके लिए सेकेंड ARC ने पूरा डिस्कशन किया है और कहा मिड टर्म करियर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है, प्रीरिक्विजिट क्या है इंटीग्रिटी के लिए? पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए, जो खुद भी मॉरल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करता हो, उसकी खुद पॉलिटिकल करेज हो। ठीक, अगर आपकी पॉलिटिक्स, आपकी सरकार में हिम्मत नहीं है, 1991 के रिफॉर्म्स, डिमोनेटाइजेशन, जनधन योजना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पावर या फिर पॉलिटिकल करेज को दर्शाती हैं। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको पॉलिटिकल करेज शो करना पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रिटी दिखा पाओगे। साउंड लेजिस्लेशन रेगुलेशंस, अगर चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं है तो इंटीग्रिटी नहीं होगी। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्ड, वेल डिफाइंड के साथ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, एक बॉस है, उसके नीचे फिर 2 बॉस हैं, जॉइंट सेक्रेटरी है, उसके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, नीचे तक की पूरी लाइन है क्लर्क तक की, तो वो बिल्कुल प्रॉपर डिफाइंड होना चाहिए कि ये बंदा इसको सलामी मारेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको। इनर कॉन्साइंस, वन मस्ट एडियर टू इनर कॉन्साइंस। ऑटो किरचाइमर कहते हैं कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी पड़ेगी अगर आपको इंटीग्रिटी के बारे में जानना हो। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आपकी अंतरात्मा कुछ ना कुछ कहने लगती है। हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, बचपन से हम सीखते जाते हैं। हमें पता होता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर आप चोरी कर रहे हो तो आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, तो आपको अपनी इनर कॉन्साइंस को सुनना चाहिए। अगर आप एक ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक कर रहे हो तो आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो। इसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। हमेशा पॉलिटी क्यों पढ़ाई जाती है आपको? प्रीएम्बल में पता हो क्या लिखा है, सोशल जस्टिस लिखा है, इकोनॉमिक जस्टिस लिखा है, ये सब चीजें प्रीएम्बल से आती हैं। ठीक है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, सॉवरेनिटी, ये सब चीज़ें आपको एडियर करनी पड़ेगी। कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। आज की डेट में एक स्टेट का सीएम कह देता है कि दूसरी कंट्री का एक कोरोना वायरस आ गया, उसको वो चीज़ नहीं कहनी चाहिए। क्यों? वो प्रीएम्बल भूल गए। सॉवरेनिटी के ऊपर डिवीजन ऑफ पावर भूल गए, नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, इंसान होने के नाते, इंडिया का सिटीजन होने के नाते आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल राइट्स, क्या आपके राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट आपको 2 चीज़ें बताते हैं, आप किस चीज़ के लिए इंटाइटल्ड हो एंड किस चीज़ के लिए इंटाइटल्ड नहीं हो। डीपीएसपी, ये सब चीज़ें जब तक आपको नहीं पता होंगी आप इंटीग्रिटी नहीं फॉलो कर सकते। डीपीएसपी क्यों पता होनी चाहिए इंटीग्रिटी के लिए, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। जब मैं सर्विस में था, एक ओल्ड लेडी से मेरी मुलाकात हुई, उनका कुछ पेंशन के सर्टिफिकेट बनाने थे, तो शी केम टू मी कि मतलब कैसे होगा सब, मेरे पे सर्टिफिकेट नहीं है। विजुअली शी वॉज लुकिंग कि मतलब शी 70+ बट ऑन पेपर उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। आई हैड टू टेक डिसीजन, उनकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराने का काम मेरा था एंड आई डिड कि ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेता हूँ, मैंने अपने लेवल पर जांच पूरी करवा ली है। ठीक है, तो डीपीएसपी से आता है। ठीक, वहाँ पर एक बंदा लॉ को भी फॉलो कर सकता था कि नहीं आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा बंदा यहाँ पर इम्पैथी, कंपैशन, इन चीज़ों को भी फॉलो कर सकता था। वो चीज़ें डीपीएसपी से आती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स पूरा चैप्टर है, इसमें हम पूरे लेक्चर में बात करेंगे। कोड ऑफ एथिक्स मतलब जनरल गाइडलाइंस हैं कि आप ईमानदार रहो, ठीक है, गलत मत करो। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? गलत किया तो जेल जाओगे, ईमानदारी नहीं की तो सर्विस से निकाले जाओगे। ये 2 चीज़ों में डिफरेंस है। कोड ऑफ एथिक्स जनरल होता है, ये आपका बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, टू द पॉइंट बात करता है। कोड ऑफ कंडक्ट तो यहाँ लिखा हुआ है, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल में कोड ऑफ एथिक्स भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये आपके तरीके हैं जिससे आप इंटीग्रिटी अपहोल्ड कर सकते हो। सोर्सेज उसके थे। अब वे टू अपहोल्ड इंटीग्रिटी कैसे करोगे? ठीक है, लॉज, पब्लिक सर्विस वैल्यूज, कोड ऑफ कंडक्ट, इन सब चीज़ों को इन्फोर्स करना है, चाहे कितनी ही एडवर्स सिचुएशंस क्यों ना हो, आप उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। करेज एंड कन्विक्शन आपको रखनी है। ठीक है, राइट डिसीजंस के लिए आपको खड़ा रहना है, इवन एट सिग्निफिकेंट पर्सनल कॉस्ट। बहुत सारी मूवीज़ दिखाई जाती हैं जहाँ पर कोई एसपी डीएसपी कहीं ट्रांसफ़र होके गया, उसने कुछ चीज़ें रिफॉर्म करनी चाहिए और वहाँ के गुंडे माफिया है, उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ की ऐसी तैसी कर डाली।
बट फिर भी उन्होंने अल्टीमेटली करेज और कन्विक्शन नहीं छोड़ा कि जो सही है वो सही रहेगा। पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों को आपको चैलेंज करना है, उनका पार्टनर नहीं बनना है उनके क्राइम में, ठीक है, उनको अकाउंटेबल बनाना है। ये लोग बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपका काम ये काम करना है। साथ में आपको कुछ ऐसी पोजीशंस अवॉइड करनी पड़ेंगी जिनसे आपका डिसऑनेस्टी का सस्पिशन हो। जैसे आप किसी ऐसी कंपनी में नेगोशिएट नहीं कर सकते जहां आपके नोन या आपके फ्रेंड्स भाई बहन शेयर रखते हों। सपोज आप आईएएस हो, आपको टेंडर निकालना है, आपको पता है कि ये मेरे फ्रेंड हैं राम कुमार गुप्ता, इनकी हो सकता है कि खरबूजे के बीज निकालने की मशीन हो, तो आप उनकी कंपनी में आप नेगोशिएट नहीं करोगे, आपको उस जगह से हट जाना पड़ेगा, राइट। अगर आप जज हो और आपके सामने आपके बेटे का केस आया, हो सकता है आप कितने ही अच्छे जज क्यों ना हो, बट आपको वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि नहीं हटोगे तो सस्पिशन आएगा, और सस्पिशन बड़ी चीज़ है, परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो परसेप्शन आपको ख़राब नहीं होने देना है। पहली चीज़, ना तो ख़राब होने देना है, ना ही परसेप्शन ख़राब होने देना है। फ्रैंक एंड ऑनेस्ट फीडबैक और एडवाइस आपको देनी है हमेशा, बिना डरे। जो गलत है उसको आप गलत बताओगे, जो अच्छा है वो अच्छा बताओगे, चीज़ों को आप मेरिट और ऑब्जेक्टिविटी के बेस पर तोलोगे। इम्पार्शियलिटी, कभी आप अपनी पोजीशन को अपने या खुद के बेनिफिट के लिए, ओपिनियंस या जो आपके नोन है उनके बेनिफिट्स के लिए आप नहीं यूज़ करोगे। अनरीजनेबल डिमांड से अगेंस्ट खड़े रहोगे, ये सब चीज़ें वही हैं। डायमेंशंस ऑफ इंटीग्रिटी देखते हैं क्या है। सबसे पहले लॉ एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं। डोरकिन कहते हैं कि मोरल प्रिंसिपल्स जो हमें प्यारे लगते हैं आर ऑफन रॉन्ग, मोरल प्रिंसिपल्स दैट पीपल होल्ड डियर आर ऑफन रॉन्ग, राइट। इतने रॉन्ग हो सकते हैं इवन टू द एक्सटेंट दैट सर्टेन क्राइम्स आर एक्सेप्टेबल। ये हाल है लोगों का, हमें जो अच्छा लगता है हम उसको इस लेवल तक सोचते हैं, हम उसके लिए क्राइम भी करने को रेडी हैं। इन मोरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए कोर्ट्स जो हैं वो इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करती हैं, बेस्ट एक्सप्लेनेशंस देती हैं, केस स्टडीज प्रोवाइड करती है, लेजिस्लेशन देती है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, सब कुछ चीज़ें कोर्ट करती है। लॉ इज अल्टीमेट डिटर्मिनेंट ऑफ इंटीग्रिटी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लॉ के बिना कुछ नहीं होगा। अगली चीज देखते हैं ऑनेस्टी विजावी इंटीग्रिटी। और अगर आप इंटीग्रिटी की डेफिनेशन देखो, वहां ऑनेस्टी एक टर्म आती है, इंटीग्रिटी का एक छोटा पार्ट है ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब होता है बीइंग ट्रू टू अदर्स, इंटीग्रिटी का मतलब होता है बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। ऑनेस्टी का मतलब होता है आप झूठ नहीं बोलोगे, डिसेप्शन नहीं है आपके अंदर, लाई नहीं है, फ्रॉड नहीं है दूसरों के लिए। इंटीग्रिटी का मतलब खुद के लिए नहीं है। वन कैन हैव ऑनेस्टी विदाउट इंटीग्रिटी, कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रिटी का तो एक कंपोनेंट ही है ऑनेस्टी, तो वो कैसे होगा। पॉलिटिकल इंटीग्रिटी की बात करें, ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको टर्म पता होने चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल इंटीग्रिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पॉलिटिशियन को छोड़ नहीं सकते हो। उनका काम था सोसाइटी को सर्व करना, उसके लिए उनको चूज किया गया था या अपॉइंट किया गया था, फिर इलेक्ट किया गया था, उनको बिठाया गया था कि आप जनता की सेवा करोगे, और अगर नहीं करोगे तो गलत कर दोगे। उनको पावर दी गई है, पॉलिटिशियंस को पावर दी गई है, वो एसपी का ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मेक लॉ, एग्जीक्यूट लॉ, कंट्रोल लॉ, पॉलिसी, कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। खुद एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर आपसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, आपको एग्जीक्यूट करने के लिए मजबूर कर देंगे। इस वजह से पॉलिटिकल इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है। उनके पास पावर टू इन्फ्लुएंस होती है, खुद ही सरकार में बैठे हैं या खुद सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इस वजह से एक रिस्क होता है कि पॉलिटिशियन इस पावर को सोसाइटी को सर्व करने के लिए यूज नहीं करेंगे। एरिस्टोटल ने खुद कहा था, बिकॉज रूलर्स हैव पावर दे विल बी टेम्प्टेड टू यूज इट फॉर पर्सनल गेन्स। जिसके पास पावर है उसके पास फिर अगर दिमाग सही नहीं है तो दिमाग खराब होने में देर नहीं लगती, सत्ता अच्छे अच्छों को बिगाड़ के रख देती है, ये एरिस्टोटल ने कहा था। तो इस वजह से कि पॉलिटिशियन इस टेम्पटेशन को विदस्टैंड करें, उसके लिए इंटीग्रिटी चाहिए। सो दिस इज पॉलिटिकल इंटीग्रिटी, उसकी डायमेंशंस हैं। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, जिस तरह से आप खुद के लिए स्पेंड करते हो उसी तरह से पब्लिक स्फेयर में आपको स्पेंड करने चाहिए। जो आपके डेली एक्शंस हैं वो आपके फाइनेंशियल प्लान्स और प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट से मैचिंग होनी चाहिए। जब हम एंड में GS4 में थ्योरी लेक्चर्स में यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड पढ़ेंगे
वहाँ पर इस चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे, कैसे हो सकती है फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। उसके लिए आपको बजट मैकेनिज्म प्रॉपर होने चाहिए, ऑडिट मैकेनिज्म, ऑडिट में इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ARC ने ही कहा है कि आपके यहाँ इंटरनल ऑडिट की चीज़ें बहुत ख़राब है, एक्सटर्नल ऑडिट तो छोड़ दो। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, सेम वही चीज़, आप इस तरह के कंडक्ट करोगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को उसके साथ कंसिस्टेंट हो, और आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट घटाना है। तो इस तरह के बहुत सारे इंटीग्रिटी हो सकते हैं। एक जो इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट होती है दैट इज इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। महेंद्र सिंह धोनी को आपने DRS लेते हुए देखा है, धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है। धोनी ने अगर DRS ले लिया कि बंदा आउट नहीं है तो नहीं है, उसने कह दिया स्टंप मैंने कर दिया तो कर दिया। क्यों? बिकॉज उसने इतनी मेहनत की है उस जजमेंट के लिए, इतनी मेहनत की है कि ही नोज कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, दूसरे सब एब्सोल्युटली गलत है। एक बंदे में पूरी दुनिया को गलत प्रूव करने की पावर होती है, वो इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी होती है। दिस इज एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट विद ओन थिंकिंग वाइल जजमेंट। वो अपनी थिंकिंग के साथ गलत नहीं है, उसने देखा, उसकी नजरें इतनी तीखी, इतनी पैनी है, उसके लॉजिक रीजनिंग इतनी अच्छी है, वो फॉल्स कॉन्साइंस में नहीं रहता है, खुद की गलतियां अवॉइड करने की क्षमता रखता है, राइट। एंड सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड नहीं है, दूसरों के एफर्ट को देखता है, ग्राउंड रियलिटी उसे पता है, डिस्क्रिमिनेशन स्टीरियोटाइपिंग नहीं है, तो बंदा इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेगा। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है, जो आपको आता है वही आपको दिखाना है, ठीक है। ओन थिंकिंग विद जजमेंट, जो आपकी थिंकिंग है आपको पता होनी चाहिए मेरी थिंकिंग किस लेवल तक काम करेगी, मुझे कितना आता है। धोनी कॉन्फिडेंट है, इस वजह से DRS ले लेता है। इसका अपोजिट होता है इंटेलेक्चुअल हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी आप जानते ही हो, फॉल्स अपीयरेंस ऑफ वर्च्यू और गुडनेस, मतलब आता जाता कुछ नहीं, आवे ना जावे तेरा दूनी 62, ठीक है। अब इंटीग्रिटी डिक्लाइन क्यों हो रही है, आर्टिकल 311 क्या कहता है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होना चाहिए। आर्टिकल 311 पूरा डिटेल में आप कमेंट में बताना, इसका बेसिक में बता दो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू सिविल सर्वेंट, प्रोटेक्शन है, आप सिविल सर्वेंट का कुछ हिला नहीं सकते हो, उनको अरेस्ट करने से पहले भी सरकार की परमिशन चाहिए। प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का खुद का पॉलिटिसाइजेशन होता जा रहा है। दिल्ली के CM, हालांकि उन्होंने रिजाइन करके पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। साउंड कोड ऑफ एथिक्स मिसिंग है, हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट अवेलेबल है लेकिन ये चीज़ मिसिंग है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, कॉलोनियल एटीट्यूड अभी भी बचा हुआ है, जिसकी वजह से ओपेसिटी, नॉन ट्रांसपेरेंसी, रेड टेपिज्म, ये सब चीज़ें हैं। पॉलिटिकल इवेंट, अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, भले ही हम खुद को ये कहते हो कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बट ये डेमोक्रेसी अभी इन्फेंट है, थोड़ी सी बड़ी हुई है बस इन्फेंट से। 2 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने इस चीज़ पे पूरी बात की थी कि इकोनॉमिक सर्वे डेमोक्रेसी ऑफ USA एंड डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है। इंडिया में पॉलिटिकल टर्मोइल दिखेंगे, इमरजेंसी दिखेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखेगी, बंदा सेम है, ठीक है। ये बंदा है मिस्टर छज्जू राम, ठीक। अब इनको दिखा कि पार्टी A की सरकार बननी है, A में चले गए, पार्टी B की सरकार बननी है, B में चले गए, मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है। तो लोग इतनी चीजें करते हैं, अभी तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, करप्शन, राइट। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। इंटीग्रिटी को इम्प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो रिक्रूटमेंट में ही इंटीग्रिटी क्लॉज लगा दो कि अगर आपके पास अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी नहीं है तो कुछ भी होता रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, यू आर इमीडिएटली टर्मिनेटेड, हम दूसरी किसी चीज़ पर जाएंगे ही नहीं। अ पर्सन शुड बी ऑफ अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी, ये तो क्लॉज होना चाहिए। फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं, जैसे CSC रूल्स 1964, POCA 1988 का है, और बहुत सारी बॉडीज़ हैं, ये आपको पता ही है, विजिलेंस कमीशन, CBI, लोकपाल, लोकायुक्त, इंटीग्रिटी पैक्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बनाया ये, अगस्ता वेटलैंड केस में इसको यूज़ किया गया था। एनुअल CR, जो मैंने आपको बताया प्रमोशन के टाइम पे, ये ACR, एनुअल CR में ये चीज़ दिखाई जाती है, जो डिफरेंशिएट करता है कि ये मिस्टर A है, मिस्टर B है, आप कंपेयर करोगे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इनको प्रमोशन देना है कि इनको देना है, उसमें एक कॉलम इंटीग्रिटी का भी है। RTI को इम्प्लीमेंट करो, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड प्रॉपर करो, जैसे हम एंड में पढ़ेंगे सेकंड ARC के अकॉर्डिंग। करेज लेके आओ, स्पिरिट ऑफ सर्विस लेके आओ, ये सब चीज़ें ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम रखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर पूरी एक यूनिट है। साउंड इंटेलिजेंस गैदरिंग करो, इंटीग्रिटी पैक्ट की हमने बात ही कर दी, IMF की इंटीग्रिटी हॉटलाइन है, उसको यूज़ करो।
तो ये सब कहानी है इंटीग्रिटी के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आप जिंदगी में भी इंटीग्रिटी शो करना चाहोगे। अगर आप ये पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसकी खास बात है कि अबाउट कोर्स, इस कोर्स के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट मैं यूट्यूब पर फ्री देने वाला हूँ और एडवांस्ड कोर्स, ये फ्री वीडियो है। एडवांस्ड कोर्स में हम फिर बहुत आगे तक की चीज़ें पढ़ेंगे। आप इस कोर्स की डिटेल देख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स इसकी ड्यूरेशन है, थ्योरी एंड ये मोस्टली इसके जो डेमो वीडियोस आप देख सकते हो। कोर्स कंटेंट फुल कोर्स आई एम टीचिंग एंड जो इसकी अप्रोच है आपको पता है, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती है, सेकंड ARC रिसर्च पेपर, थिंकर्स, ऑप्शनल से सीधे थिंकर उठा लिए, बाकी ठीक है। पबमेड की बुक लिस्ट उठा ली है, ठीक है। वहाँ से फैकल्टीज़, कुछ गेस्ट फैकल्टीज़ हैं अभी, उनके जो लेक्चर्स अच्छे हैं उनको हम रखने वाले हैं, बाकी उनको रिप्लेस करने वाले हैं। तो यू कैन विजिट दिस वेबसाइट synopsisis.in। स्पेशल कोर्स होम में जाके आप इस रजिस्टर में स्पेशल कोर्स में जाके यहाँ पर स्पेशल कोर्सेज देख सकते हो। वी आर हैविंग फैंटास्टिक स्पेशल कोर्सेज, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटीग्रिटी। अब इसके बाद आपका ये काम है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया इंटीग्रिटी के ऊपर, उसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप इस लेक्चर से कुछ सीख पाए होंगे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट, आप लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखना, जिंदगी में यूपीएससी का रिजल्ट सब कुछ नहीं है। जिंदगी में यूपीएससी के बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप इंटीग्रिटी के पर्सन हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, इतना मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। माय नेम इज कृष्णा।